हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या है। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा इसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या नील बोर ने सन 1913 में की। यह मॉडल निम्नलिखित अभिग्रहितों पर आधारित है। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और इसके स्पेक्ट्रम के लिए सबसे पहले स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो बोर मॉडल ने 1913 में बताया। और इस मॉडल के जो पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से हैं। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। इन वृत्ताकार पथों को कक्षा या स्थायी अवस्था या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं तथा इन कक्षाओं को 1, 2, 3, 4 या KLMN से प्रदर्शित करते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमको क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट ये बता रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। मतलब कि हमारा जो परमाणु है, तो हमको मालूम है कि किसी भी परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, और उसके चारों तरफ क्या होती हैं, ये उसकी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर घूम सकता है, वो जो ये नाभिक है उसके चारों तरफ इन कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है ना। तो ये जो कक्षाएं होती हैं तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। और इन कक्षाओं को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक, और इनको कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो इनको या तो हम 1, 2, 3 सर, ये जैसे हमारी पहली कक्षा हो गई, ये हमारी दूसरी कक्षा हो गई, इसी तरह ये हमारी तीसरी कक्षा हो गई। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, या फिर हम इसको KLMN इस तरह से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल नाभिक में स्थित धनावेशित प्रोटॉनों एवं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच के आकर्षण बल से मिलता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ है तो जब वो गोल घूमती है या गोल चक्कर लगाती है तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है, जिसे हम कौन सा बल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभिकेंद्री बल होता है वो कहाँ से मिलता है, तो यहाँ का जो अभिकेंद्री बल होता है वो नाभिक में उपस्थित धन आवेश है ना। नाभिक में हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, जिसमें कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। तो नाभिक में उपस्थित धन आवेश और जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कक्षाओं में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन में हमारा क्या है, ऋण आवेश। तो ये धन आवेश और ऋण आवेश में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इस आकर्षण बल से ही क्या मिलता है, हमको अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है यहाँ पर। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण, परंतु उच्च कक्षा से निम्न कक्षा तथा निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने पर ऊर्जा का क्रमशः उत्सर्जन व अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो क्या, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ना, चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ना तो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, और ना ही क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ठीक है, मतलब कि उसकी ऊर्जा में, चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ठीक है, और अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाऊँ तो मान लीजिए हमारा नाभिक है। ठीक है, ये हमारी पहली कक्षा हो गई, एक मिनट, ये हमारा नाभिक है, ये हमारी पहली कक्षा हो गई, ये हमारी दूसरी कक्षा हो गई। ठीक है, और ये हमारी तीसरी कक्षा हो गई।
ठीक, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहली कक्षा में है। ठीक, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको उच्च ऊर्जा स्तर में जाना है, यहाँ से इसको यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ऊर्जा का अवशोषण करके ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से, ये पहली कक्षा से कहाँ पर चला जाएगा, तीसरी कक्षा में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या नहीं होगा, यहाँ पर ये स्थायी नहीं होगा, इसको वापस कहाँ पे आना है, अपनी ही कक्षा में आना है। तो ये कब वापस आ पाएगा, जब इसने जितनी ऊर्जा अवशोषित करी है बाहर से, उतनी ऊर्जा ये क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, तभी ये इस कक्षा से वापस अपनी कक्षा में आ पाएगा। ठीक है, तो जब ये वापस यहाँ से अपनी कक्षा में आएगा, पहली कक्षा में, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से ये निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तो ये क्या करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो यहाँ पर वो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। उसके बाद वो निम्न से कहाँ पे जाएगा, उच्च में जाएगा। ठीक है, जब वो उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, तब वो उच्च से कहाँ पे आ जाएगा, निम्न में आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ बता रहा है हमारा कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि डेल ई के अंतर वाली दो स्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि ये कह रहा है कि अगर दो ऊर्जा स्तर है, ठीक है, अगर दो ऊर्जा स्तर हैं तो उनके बीच में ऊर्जा स्तर का जो अंतर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं या हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, नाभिक हो गया, और ये हमारी पहली ऊर्जा स्तर, ये हमारी दूसरी ऊर्जा स्तर है ना, ये पहली है और ये दूसरी है। तो इनके बीच में जो ऊर्जा स्तर का अंतर है वो हम कैसे बताएंगे। ठीक, तो मान लिए इसकी ऊर्जा हमारी E2 है और इसकी ऊर्जा हमारी कितनी है, E1 है। ठीक है, तो ये अंतर को हम क्या बोलेंगे, ये जो अंतर है इसको हम बोलेंगे क्या, डेल ई। ठीक, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल ई इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि डेल ई इज इक्वल टू क्या है, E2 माइनस E1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, जहाँ E1 तथा E2 क्रमशः निम्न तथा उच्च ऊर्जा स्तर हैं। ठीक है, E2 और E1 क्या है हमारे, E2 और E1 हमारे निम्न और उच्च ऊर्जा स्तर हैं। ठीक है, इस समीकरण को बोर का आवृत्ति का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, म्यू इज इक्वल टू डेल ई अपॉन एच, है ना। एच क्या है हमारा, प्लांक कांस्टेंट, और म्यू क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। ठीक है, अब डेल ई हमारा क्या है, E2 माइनस E1, ठीक है, अपॉन एच। तो ये चूँकि आवृत्ति है इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, बोर का आवृत्ति का नियम भी इसको कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है, अतः एक इलेक्ट्रॉन, हाँ एक मिनट, हाँ इसको यहाँ से पढ़ते हैं। अपना जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है, अतः एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षों में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्णांक गुणज होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2π के क्या हो, पूर्णांक गुणज हो। मतलब कि जो h/2π है तो वो या तो क्या होगा h/2π, या फिर क्या होगा 2h/2π, ठीक है, या फिर क्या होगा 3h/2π, मतलब पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट में नहीं होगा, जैसे 1.2 नहीं होगा, 1.2 h/2π ये नहीं हो सकता है ना, 1/2 h/2π ये नहीं हो सकता है, मतलब पूर्णांक गुणज होगा। पूर्णांक गुणज मतलब कि जो n की वैल्यू है, जो n का मान है वो क्या होगा, हमारा पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हम फार्मूला देंगे वो हमारा फार्मूला क्या हो सकता है, तो वो हमारा फार्मूला है M E V R इज इक्वल टू NH/n
NH/2 ठीक है। अब यहाँ पर देखिए MVR हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, कोणीय संवेग। ठीक, जहाँ पर ME क्या है, तो ये ME क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, V क्या है, हमारा वेग है, और R हमारा क्या है, उस कक्षा की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ये त्रिज्या है उस कक्षा की। और N क्या है हमारा, ये पूर्णांक है 1 2 3 4। ठीक, और H क्या है हमारा, प्लैंक कांस्टेंट। तो इससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमारा उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्णांक गुणज होगा। पूर्णांक गुणज होगा मतलब कि h/2 जो होगा, तो यहाँ पर जो n का मान होगा वो पूर्णांक होगा, उन्हीं कक्षाओं में वो घूमेगा। ठीक है, उन कक्षाओं में नहीं घूमेगा जिनमें h/2 का जो कोणीय संवेग का मान है वो h/2 के पूर्णांक गुणज ना हो, मतलब कि या तो वो भिन्न संख्या में हो या तो फिर वो 1/2 या दशमलव में हो, तो उन कक्षाओं में वो नहीं घूमेगा। ठीक है, अब छठवां पॉइंट देख लेते हैं। देखिए छठवां पॉइंट क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न बाहरी ऊर्जा स्तर से अंदर की किसी एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होने पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न रेखाओं की श्रेणियां प्राप्त होती हैं जो निम्न है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिलेगा, तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिलेगा तो ये हम देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने एक ये डायग्राम बनाया है। तो इसमें देखिए ये क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन है ना, मतलब कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर क्या है भरा हुआ, हाइड्रोजन भरा हुआ है ना। और यहाँ पर हमने क्या लगाया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाया है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है तो इसमें से क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है। इस रेडिएशन को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रिज्म में से गुजारने पर जब हम इसको फिल्म में देखते हैं, पर्दे पर देखते हैं, तो हमें कुछ लाइनें मिलती हैं। ये हमें कुछ लाइनें मिलती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, अब चूँकि ये क्या है कि हाइड्रोजन से उत्सर्जित है ना, ये इसके अंदर चूँकि हाइड्रोजन भरा हुआ है और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगा रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर, तो हाइड्रोजन क्या निकाल रहा है, एक रेडिएशन निकाल रहा है। ठीक है, तो चूँकि ये हाइड्रोजन का रेडिएशन, हाइड्रोजन ही रेडिएशन उत्सर्जित कर रहा है और उसी से ये हमको लाइनें मिल रही हैं या ये स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। चूँकि हाइड्रोजन यहाँ से रेडिएशन को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, और उस रेडिएशन को हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हम देखते हैं कि पर्दे पर हमें कुछ लाइनें मिलती हैं, इन्हीं को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रम हमको मिलता कैसे है, ये चीज़ हमको देखनी है। सॉरी, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमको मिलता कैसे है ये हमको देखना है। तो देखिए ये कैसे मिलता है कि जब मान लीजिए ये हाइड्रोजन का क्या है, नाभिक है ना, और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये उसकी कक्षा है। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जब हमने क्या दी, एनर्जी दी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर कहाँ पे चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से वापस अपनी कक्षा में आएगा तो ये क्या करेगा, रेडिएशन उत्सर्जित करेगा, और यही रेडिएशन को जब हम फिल्म में देखते हैं या पर्दे पर देखते हैं प्रिज्म में से गुजार कर, तो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ये जो लाइनें मिल रही हैं वो कौन कौन सी लाइनें हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का यहाँ पर क्या बनाया है, पूरा डायग्राम बनाया है उसका कि कौन कौन सी लाइनें हमें मिलती हैं। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने बनाया है n बराबर 1, n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे ऊर्जा स्तर हैं, है ना। ऊर्जा स्तर, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऊर्जा स्तर हमारे क्या है, मतलब कि नाभिक के चारों तरफ ये जो कक्षाएं हैं, यही कक्षाएं हमारी क्या हैं, ऊर्जा स्तर हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोल दिए, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, तो यही हमारी क्या है, ऊर्जा स्तर है, और ये क्या होती है, अनंत होती हैं। ठीक है, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन
कहीं से किसी भी ऊर्जा स्तर से आकर कहाँ पे गिरता है, ये पहली ऊर्जा स्तर में आकर गिरता है। मतलब कि n बराबर 1 में आकर गिरता है तो हमें जो लाइनें मिलती हैं उसको हम कौन सी लाइनें कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे आप इस अगर चित्र में देखें या इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर देखिए कि एक n बराबर 8 मतलब कि 8वीं ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आकर कहाँ पे गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन आकर गिर रहा है हमारी पहली कक्षा में। ठीक है, फिर ऐसे 7वीं से आकर गिर रहा है 7वीं कक्षा से, फिर ऐसे 6वीं कक्षा से, फिर 5वीं से, फिर चौथी से, फिर तीसरी से, फिर दूसरी से। ठीक है, तो इस टाइप से किसी भी कक्षा से आकर जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गिरता है, पहली कक्षा में आकर गिरता है, तो जो हमें लाइनें मिलती हैं उसको हम कहते हैं लाइमन श्रेणी। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरी श्रेणी की। तो देखिए, जब कहीं से भी किसी भी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आकर कहाँ पे गिरता है, दूसरी ऊर्जा स्तर में गिरता है, तो हमें जो लाइनें मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी। ठीक है, अब तीसरी श्रेणी की अगर बात करें तो कहीं तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से आकर कहाँ पे गिरेगा, जब n बराबर 3 पर गिरेगा, मतलब तीसरी ऊर्जा स्तर पर आकर गिरेगा, तो हमें जो लाइनें मिलेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, पाश्चन श्रेणी। इसी तरह चौथी कक्षा में आकर जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा किसी भी ऊर्जा स्तर से आकर, तो हमें कौन सी श्रेणी मिलेगी, ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, फिर n बराबर 5 पे आकर अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा तो हमको कौन सी श्रेणी मिलेगी, फंड श्रेणी। फिर n बराबर 6 पर आकर कोई इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो हमें जो लाइनें मिलेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, हम्फ्री श्रेणी। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में टोटल हमें 6 प्रकार की श्रेणी मिलती है। कौन कौन सी, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फंड श्रेणी और हम्फ्री श्रेणी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो मैंने टेबल बनाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। तो देखिए इस टेबल में, ये टेबल हमें क्या बता रही है कि n बराबर 1 का जो मान है वो क्या है, जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन गिरेगा। मतलब कि n बराबर 1 का मान क्या होगा कि जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन गिरेगा वो ऊर्जा स्तर की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है n बराबर 1 में। n बराबर 2 क्या है कि जिन जिन ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा। ठीक है, n बराबर 2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, जिन जिन ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा। तो अब ये बताइए कि लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर की वैल्यू क्या होगी, तो n1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि कहीं किसी भी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आकर कहाँ पे गिर रहा है, n बराबर 1 में गिर रहा है। तो n1 का मान लाइमन श्रेणी के लिए क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसी तरह लाइमन श्रेणी के लिए अगर n2 का मान हम देखें तो n2 का मान क्या होगा हमारा, जिन जिन ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा। तो किन किन ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आकर गिर सकता है भाई, 2 से भी गिर सकता है, 3 से भी गिर सकता है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, इस तरह डैश 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 कहीं से भी आकर गिर सकता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन गिरेगा कहाँ, n बराबर 1 में ही गिरेगा, जब ही लाइमन श्रेणी मिलेगी। ठीक है, अब ये देखें कि लाइमन श्रेणी हमें किस क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, तो ये हमें किस क्षेत्र में मिलती है, तो हमें पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, अब हम बामर श्रेणी की बात करें तो बामर श्रेणी में देखिए कि बामर श्रेणी के लिए n1 का मान क्या होगा, n1 क्या है हमारा, जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन गिरेगा। तो बामर श्रेणी में किस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन गिरता है, तो बामर श्रेणी में n बराबर 2 में आकर इलेक्ट्रॉन गिरता है। तो बामर श्रेणी के लिए n1 का मान क्या होगा, 2। ठीक है, और n2 का मान क्या हो सकता है, किन किन ऊर्जा स्तर से आकर इलेक्ट्रॉन गिर सकते हैं, तो भाई 3 से भी गिर सकते हैं, 4 से भी गिर सकते हैं, 5 से भी गिर सकते हैं, 6 से भी, डैश 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 कहीं से भी आकर यहाँ पर गिर सकते हैं किसी भी ऊर्जा स्तर से। ठीक है, अब जो बामर श्रेणी है वो हमें किस क्षेत्र में मिलती है, तो जो बामर श्रेणी है वो हमें किस क्षेत्र में मिलती है, वो हमें मिलती है दृश्य क्षेत्र में मिलती है, विजुअल रीजन में मिलती है। ठीक है, अब हम बात करें थर्ड श्रेणी की, तो थर्ड हमारी क्या है, पाश्चन श्रेणी। तो पाश्चन श्रेणी के लिए n1 का मान क्या होगा, n1 क्या है, जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन गिरेगा। तो पाश्चन श्रेणी में किस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन गिरता है, तो पाश्चन श्रेणी में n बराबर 3 में गिरता है। तो यहाँ पर n1 का मान क्या होगा, 3, और n2 का मान क्या हो सकता है भाई, कहाँ से आके गिर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो भाई कहाँ से आकर गिर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, यहाँ डैश डैश आगे है ना, मतलब कि किसी भी ऊर्जा स्तर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर गिर सकते हैं, लेकिन गिरेंगे कहाँ पर, n1 बराबर 3 पर ही गिरेंगे। और ये जो श्रेणी है वो हमें किस क्षेत्र में मिलती है, तो वो हमें अवरक्त क्षेत्र में मिलती है।
ठीक है। अब ब्रैकेट श्रेणी की बात करें तो ब्रैकेट श्रेणी के लिए n1 का मान क्या होगा 4 और n2 का मान क्या हो सकता है 5, 6, 7, 8 और ये भी हमें किस में मिलेगी अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है। फंड श्रेणी की बात करें तो इसके लिए n1 का मान क्या होगा 5 और n2 का मान क्या होगा 6, 7, 8 और ये हमें किस क्षेत्र में मिलेगी अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है। हम्फ्री श्रेणी की बात करें तो n1 का मान क्या होगा 6 और n2 का मान क्या हो सकता है 7, 8, 9, 10 और इसकी ये किस क्षेत्र में मिलेगी हमको, ये भी हमें अवरक्त क्षेत्र में मिलेगी। ठीक। तो इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें ये 6 श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं। कौन कौन से क्षेत्र में मिलती हैं ये भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि किसी कक्षा के लिए कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। ठीक है। अब मान लीजिए किसी कक्षा के लिए हमको कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या देखनी है कि इस कक्षा में कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं होंगी। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा हमारा n-1/2। ठीक है। और n क्या है यहाँ पर उच्चतम ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या। ठीक। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है देखिए कि nth बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, मतलब कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा En = -2π² m e⁴/h²/n²/n²। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है किसका, एनर्जी का फॉर्मूला है, किसी भी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अब यहाँ पर ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है ये हमारी क्या होती है कांस्टेंट होती है या स्थिरांक होती है। तो जब हम इसका सारा वैल्यू जब पुट कर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है -13.6 इतना आता है वैल्यू। ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं -13.6। तो हमारा क्या हो जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा En = -13.6 Z²/n²। ठीक है। लेकिन एक बात यह है कि केवल हाइड्रोजन जैसे आयनों के लिए, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम 2+ आदि के लिए ही ये फार्मूला काम आएगा। केवल जिनमें ऐसे स्पीसीज़ के लिए फार्मूला काम आएगा जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब जैसे Hi+ इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, Li2+ इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये उन्हीं के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो Z क्या है, Z है हमारा परमाणु संख्या है और N क्या है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या मतलब ऊर्जा स्तर का, मतलब पहली ऊर्जा स्तर, दूसरी या तीसरी। ठीक है। तो वो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कौन सी ऊर्जा स्तर की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम देखें कि किन्हीं भी दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अगर अंतर निकालना है, ये मैंने पीछे भी बताया आपको, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे कि ΔE = E2 - E1। दोनों ही ऊर्जा स्तर को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ऊर्जाओं को हम माइनस कर देंगे तो हमें उन ऊर्जा स्तर के बीच की जो ऊर्जा का अंतर है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अब ई का मान रख दें तो ई का मान हमारा क्या है, पीछे हमने पढ़ा कि हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है ये है। तो यही हम एनर्जी का फॉर्मूला वहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है। ये वाला तो हम वहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास देखिए क्या होगा, तो ये हमने यहाँ पर रखा -2π² m e⁴ Z² है ना। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हमारा क्या था, हाँ ये देखिए नीचे हमारा क्या है n² h² है ना। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा है n2² है ना। तो n2² क्यों आया, क्योंकि ये कौन सी ऊर्जा स्तर, कौन सी कक्षा की ऊर्जा है, तो ये दूसरी कक्षा की ऊर्जा है ना। तो उसके लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या है दूसरी कक्षा के लिए मुख्य क्वांटम संख्या हमारी क्या होगी n2 है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है n2² और h²। ठीक है। फिर माइनस ये पहली कक्षा के लिए ऊर्जा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n का जो मान लिखेंगे वो क्या लिखेंगे n1 का स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा n1 का स्क्वायर -2π² m e⁴ Z² n1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हम निकालते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए जेड क्या था हमारा, जेड था हमारा परमाणु संख्या। तो हाइड्रोजन के लिए जो जेड का मान है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ जेड का मान हम 1 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड का मान 1 रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2π² m e⁴ और n2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2π² m e⁴ n1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आगे देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस वाली क्वांटिटी को हम पहले ले आते हैं और माइनस वाली क्वांटिटी को हम बाद में कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2π² m e⁴ n1 का स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस 2π² m e⁴ n2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉमन निकाल लीजिए आप, तो यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या क्या आएगा, 2π² m e⁴ h का स्क्वायर, ये हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 1/n1 का स्क्वायर, तो 1/n1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए अब हमारे पास जो डेल ई होता है, तो हमारे पास डेल ई, यहाँ पर हमारे पास क्या था, डेल ई है ना, तो हमारे पास जो ई का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं एनर्जी का, तो वो हमारे पास क्या होता है, E=H⁻, है ना, E= क्या होता है, H⁻। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, H⁻, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2π² m e⁴ h का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इस h को हम नीचे ले आते हैं, तो नीचे लाने पर ये क्या हो जाएगा, h⁻। ठीक, अब यहाँ पर हमको पता है कि μ= होता है c/λ, है ना, μ= हमारे पास क्या होता है, c/λ। तो यहाँ पर हम म्यू की जगह पर क्या लिख देंगे, c/λ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2π² m e⁴ h⁻, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, अब c को भी हम नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/λ = 2π² m e⁴ c/3। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि जो CH³ है, मतलब कि ये वाली जो हमारी पूरी क्वांटिटी है, तो ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है ये हमारी किसके बराबर होती है, RH के बराबर होती है, RH के बराबर होती है ये वाली पूरी क्वांटिटी। ठीक है, तो अब इस पूरी क्वांटिटी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, RH। तो हम इस पूरी क्वांटिटी की जगह RH लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/λ = RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, अब हमको मालूम है, हाँ, इस RH को हम क्या बोलते हैं, तो इस RH को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, RH हमारा क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर कि हमको मालूम है कि 1/λ = होता है म्यू बार। ठीक, म्यू बार हमारा क्या है, तरंग संख्या। तो यहाँ पर हम 1/λ की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू बार, तो = क्या हो जाएगा हमारे पास, RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। ठीक है, म्यू बार = तरंग संख्या, म्यू बार क्या होती है हमारी, तरंग संख्या या वेव नंबर। तो ये फार्मूला हमको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखें, तो ये नेक्स्ट है हमारा लास्ट, हमारा जो है वो क्या है, बोर परमाणु मॉडल की कमियां, सीमाएं या दोष। बोर परमाणु मॉडल के क्या क्या दोष थे, तो बोर परमाणु मॉडल के जो मेन दोष थे वो हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला दोष हमारा क्या था कि बोर का परमाणु मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए ही सत्य है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+ आदि बहु इलेक्ट्रॉनी परमाणुओं के स्पेक्ट्रा को समझाने में असफल रहा। ये मैंने पीछे ही बताया आपको कि जो बोर का परमाणु मॉडल है वो केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए लगेगा, मतलब जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, बाकी के लिए ये काम नहीं करेगा। दूसरा है इसके जो दोष है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र स्टार्क प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र जीमान प्रभाव में रेखाओं की विभक्तीकरण बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर नहीं की जा सकती है। ठीक है, मतलब इन क्षेत्र में ये कोई भी स्पेक्ट्रम को बताने में क्या था, असमर्थ था। फिर क्या है, थर्ड नंबर हमारा, परमाणु के त्रिविमीय मॉडल की व्याख्या करने में भी ये असफल रहा। तो इस तरह से ये 3 इसकी कमियां हैं और बोर मॉडल की। तो इस तरह से ये बोर हाइड्रोजन का जो बोर मॉडल है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल में नए हैं, क्योंकि मैं इसी तरह की और नोट्स चैनल पर डालती रहूँगी। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।